तो हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, बहुलक किसे कहते हैं और बहुलकों का वर्गीकरण, 4 प्रकार से वर्गीकरण किए थे, वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है बहुलीकरण के प्रकार। मतलब जब कोई एकलक है, ध्यान से समझना, कोई एकलक है तो वह एकलक कौन सी क्रियाविधि द्वारा, कौन सी क्रियाविधि द्वारा बहुलक का क्या करता है, निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुलकीकरण या बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, जब हम लोग संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण कर रहे थे तो 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला तो होता है क्या, तुम्हारा योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बहुलीकरण, और दूसरा होता है संघनन। जब योगात्मक अभिक्रिया होता है तो जब 2 एकलक जुड़ेगा तो कोई भी सरल अणु का विलोपन होता नहीं है, लेकिन जब संघनन होता है तो कोई विलोपन अभिक्रिया होता है, मतलब कोई H2O वगैरह निकलेगा, कोई भी एक सरल अणु क्या होगा, निकलता है। यही पढ़े थे ना, तो आज उसी को ही आगे ले जाएंगे, उसी क्रियाविधि को कि हाँ संघनन अभिक्रिया हो रहा है तो किस प्रकार से होता है, यदि योगात्मक अभिक्रिया हो रहा है तो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आज बात करते हैं किसका, योगात्मक या श्रृंखला वृद्धि बहुलकन कैसे होता है या बहुलीकरण कैसे होता है। क्या बोल रहा है, जब द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकल अणु आपस में जुड़ते हैं और किसी बहुलक का निर्माण करते हैं तो ऐसे बहुलक को योगात्मक बहुलक कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया योगात्मक अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन कहलाती है। ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, एक ही प्रकार के अथवा भिन्न प्रकार के एकलक के योग से योगात्मक बहुलक बनता है। बहुलकीकरण इस विधि में श्रृंखला विधि मुक्त मूलक अथवा आयनिक स्पीशीज के बनने से होता है। ध्यान से समझो, योगात्मक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलकन या श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण, यानी कि इसमें श्रृंखला बनते जाएगा लगातार। ठीक है, अब वो जो श्रृंखला का निर्माण होता है वो या तो मुक्त मूलक द्वारा होगा, या तो मुक्त मूलक द्वारा होगा, या तो कोई आयन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, आयन। हमारे एनसीईआरटी में मुक्त मूलक दिया है, क्लियर है ना, तो हम लोग का मेन फोकस किस में रहेगा, मुक्त मूलक। ठीक है, वो प्रबोध वगैरह में थोड़ा बहुत दिया है आयनिक वाला, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि। मुक्त मूलक क्रियाविधि में बेंजाइल परऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना, जिससे हमको क्या प्राप्त होता है, मुक्त मूलक, और यही हमारे एकलक अणु से जाकर जुड़ेगा। क्या करेगा, एकलक अणु से जाकर जुड़ेगा। ध्यान समझना, मुक्त मूलक क्रियाविधि जो रहता है 3 पद में होता है। ठीक है ना, सबसे पहला होता है श्रृंखला प्रारंभक पद। क्या होता है, श्रृंखला प्रारंभक पद। असल में होता क्या है, जैसे कि बेंजाइल परऑक्साइड C6H5COO, वैसे ही रहता है C6H5COO, ऐसा रहता है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये है आपका क्या, बेंजाइल परऑक्साइड। मान लो इसका विदलन हुआ तो ये एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या बन जाएगा 2C6H5COO, ऐसा बनेगा। और एक मुक्त मूलक का मुक्त मूलक, समझ आ रहा है कि नहीं, एक यहाँ पास है एक यहाँ पास है, दोनों को एक साथ लिख दिया मैं। यहाँ तक क्लियर है? अब ये मुक्त मूलक से हम लोग क्या करेंगे, 2CO2 बाहर निकाल देंगे। ये देखो CO2, तो 2 ठोक निकाल दिया, 2CO2। यहाँ तक समझ आ रहे हैं? तो क्या बन जाएगा 2C6H5, और ये मुक्त मूलक का मुक्त मूलक जो है एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभक पद होता है। ये मुक्त मूलक बना कैसे, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है मुक्त मूलक, बेंजाइल परऑक्साइड का मुक्त मूलक है। किसका, बेंजाइल परऑक्साइड का। ये जो मुक्त मूलक रहेगा ठीक है ना, वो एकलक अणु के साथ जुड़ेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसके पास C6H5 का ये जो मुक्त मूलक है वो आकर जुड़ेगा। जैसे ही जुड़ेगा तो क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है ना, ध्यान देना जी। ये आकर जुड़ रहे हैं, यानी कि ये C6H5 है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ध्यान देना, ध्यान से समझना ना। यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ये बॉन्ड बना है, मतलब डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऊपर वाला एक बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो वहाँ पास देखो CH2, यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यदि ये एक इधर गए इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, तो बॉन्ड बना दिया, इस मुक्त मूलक को खत्म कर दिया जी। समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान दो, ये मुक्त मूलक का एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो यहाँ पास है कहानी, यहाँ पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, कितना है 4, ये आकर जुड़ेगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, ये जब जुड़ेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर वाले के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास जाएगा, तो ये जो है ये ऐसा क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये और ये मिलकर आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड, C6H5 CH2 और ये CH2, तो ये बड़ा मुक्त मूलक बना। क्लियर है कि नहीं, समझ आया,
ठीक है। तो सबसे पहले मुक्त मूलक का निर्माण हुआ और वो क्या किया, श्रृंखला का प्रारंभन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ये कैसे कैसे हुआ, और यहाँ पास ये मुक्त मूलक लगे हैं, तो इसको बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभक पद। क्या बोलते हैं? सर्वप्रथम बेंजाइल पेरोक्साइड के समान विखंडन से फेनिल मुक्त मूलक बनता है। ये क्या बना है, फेनिल मुक्त मूलक बना है। ठीक है, यह मुक्त मूलक एमीन के द्विबंध के साथ संयोग करके नया बंध तथा बड़ा मुक्त मूलक का क्या करता है, निर्माण करता है। ये बड़ा मुक्त मूलक का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब ये जो बड़ा मुक्त मूलक है, ध्यान समझना, C6H5 CH2 CH2, ये क्या करेगा, मुक्त मूलक है, बड़ा मुक्त मूलक, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो फिर वैसे जुड़ते जाएगा, देखो कैसे होगा, C6H5 CH2 CH2, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पास का फिर बॉन्ड टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये एक बंध बना देगा, तो ये वाला कहानी खत्म। यहाँ पास CH2 और ये सिंगल बॉन्ड और ये CH2, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और बड़ा श्रृंखला संचरित होते जा रहा है। अब मैं जितना CH2 जोड़ते जाऊंगा जुड़ते जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मान लो मैं NCH2 जोड़ूं तो NCH2 डबल बॉन्ड CH2, वैसे ही जोड़ूंगा तो क्या होगा, C6H5, ध्यान समझना, C6H5 CH2, ये जो जोड़ रहा हूँ ना इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये N है, कितना भाग है, N, और ये लास्ट वाले को लिखूंगा CH2 और ये मुक्त मूलक। समझ आया कि नहीं? है इतना क्लियर है? ऐसा बनते जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना, समझ आ रहा है? तो इधर का इधर ऐसे जुड़ते ही जाएगा, जुड़ते ही जाएगा। मैं जितना अणु रखूंगा वो जुड़ेगा, लास्ट वाले में ऐसा ही क्या रहेगा, फ्री मुक्त मूलक रहेगा। इसको बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद। क्या बोलते हैं? श्रृंखला संचरण पद। सबसे पहले आरंभ किया है और ये संचरण करा रहा है और बढ़ाते जा रहे हैं श्रृंखला को। क्या बोल रहे हैं? श्रृंखला आरंभक पद में जो बड़ा मुक्त मूलक होता है वो एथिन दूसरे अणु के साथ क्रिया करता है, जिससे एक और बड़ा मुक्त मूलक बनता है। इस क्रम की पुनरावृत्ति से अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर अग्रसर होती है, अतः इसे श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। अब ये श्रृंखला बन गया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब ये जो श्रृंखला बना हुआ है आपका, ठीक है ना, उसका होगा सबसे लास्ट है श्रृंखला समापन पद। क्या होगा? श्रृंखला समापन पद। अब इसको समाप्त करना है। मान लो मेरे को, मैं जैसे 100 अणु जोड़ना चाह रहा था, 100 अणु जोड़ डाला, अब उसको क्या कराना चाह रहा हूं मैं? समाप्त कराना चाह रहा हूं। तो श्रृंखला समापन जो पद रहता है वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहले तो होता है युग्मन, या उसको बोलते हैं समबहुलकन। क्या बोलते हैं? समबहुलकन। उसमें क्या होगा, ध्यान से समझना, जैसे ये एक अणु है ना, ये एक अणु बना है पूरा, ठीक है, देखो ये एक अणु ऐसा बना है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, यहाँ तक क्लियर है? इसको क्लोन बना देता हूँ, ये देखो ये ऐसा है। तो ये इसका एक मुक्त मूलक और इसका एक मुक्त मूलक, ये दोनों आपस में जुड़ेगा, तो ये एकदम अच्छा खासा लंबा। तो ये देखो कैसे बन जाएगा, चलो बताओ। देखो C6H5 CH2 फिर ये आ जाएगा CH2 और ये N CH2 यहाँ तक। उसके बाद अब क्या होगा, देखो ये वाला जुड़ेगा ना, उल्टा चलेगा ना, क्या हो जाएगा, चलो बताओ, CH2 उसके बाद ये कोष्टक में CH2 N ऐसा होगा। फिर क्या आएगा, CH2 और फिर लास्ट में C6H5N। समझ आया कि नहीं? क्लियर है ये कहानी? यानी कि इधर से क्या किए हम लोग, ये जो मुक्त मूलक वाला कहानी था, ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्लियर है ये कहानी? सबसे पहला वाला तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, युग्मन अभिक्रिया द्वारा। कौन सा अभिक्रिया द्वारा? युग्मन अभिक्रिया द्वारा ये इतना लंबा चौड़ा कंपाउंड बन गया। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, देखो तो दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। दूसरे तरीका में क्या होगा, ठीक है, देखो यहाँ पास का जो H है ना, कैसे बताऊँ तुम लोगों को, देखो ये ऐसा है, CH2N है, ये देखो, यानी कि मान लो मैं ये इतना लंबा चौड़ा बनाया हूँ ना, उसको थोड़ा छोटा कर दूँ, समझ तो जाओगे ना। एक पद को हटा दिया हूँ मैं, ये दोनों को मैं थोड़ा सा इधर ला देता हूँ, ये चलो ये ऐसा है ना, मतलब तो वही है, ठीक है। ये दोनों को मान लो मेरे को जोड़ना है, तो मैं कैसे कैसे करके जोड़ सकता हूँ, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पास का यदि हाइड्रोजन है, यहाँ पास का यदि ये
हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पास ले जाऊँ, समझ आ रहा है कि नहीं, एक हाइड्रोजन को कहाँ ले जाऊँ, यहाँ पास, तो ये हो जाएगा क्या, CH3 हो जाएगा, CH3 हो गया। अब जैसे यहाँ पास से एक हाइड्रोजन को हटाया हूँ तो ये CH हो गया है, तो ये वाला जो मुक्त मूलक है वो इसके पास आ जाएगा, ये वाला जी, यानी कि ये वाला जो मुक्त मूलक है वो बोलेगा कि कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाएगा, समझ जाओगे ना, ये वाला जो मुक्त मूलक था यहाँ पास जो मुक्त मूलक था वो यहाँ पास आ जाएगा। अब वो दोनों मुक्त मूलक यहाँ पास आकर के क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, क्या बना दिए, डबल बॉन्ड, तो देखो बन गया कंपाउंड। समझ आ रहा है कि नहीं, तो दो ठो कैसे मिल गया मेरे को, समझ आ रहा है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं असम अनुपात विदलन, यानी कि हाइड्रोजन के स्थानांतरण द्वारा उदासीन अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। पहले दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना था, अब यहाँ पास का एक हाइड्रोजन इधर गया CH3 कर दिया, और यहाँ पास का एक मुक्त मूलक इधर आ गया, और यहाँ पास एक मुक्त मूलक पहले से था, तो दोनों मिलकर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, तो एक ये अणु मिल गया और एक अणु ये मिल गया। समझ आया कि नहीं, तो मुक्त मूलक का जो लास्ट पद होता है ना, समापन पद, वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, समझ आया कि नहीं। तो ये है आपका योगात्मक जो बहुलीकरण है उसका मुक्त मूलक क्रियाविधि, क्या है, अच्छा मुक्त मूलक जैसे इस अभिक्रिया को शुरू करवाए हैं वैसे ही मान लो धन आयन शुरू करवा दे, कौन शुरू करवा दे, धन आयन, तो उसको बोलेंगे धनायनिक बहुलीकरण, और मान लो शुरुआत कराए कौन, ऋण आयन, तो उसको बोलेंगे ऋणायनिक बहुलीकरण। क्लियर है ना, इसमें ऋणावेशित आयन श्रृंखला वाहक का कार्य करता है और इसमें कौन करता है, धन आयन, या अम्लीय माध्यम में जो लुईस अम्ल होता है ना वो सभी। क्लियर है, ये हमारे लिए उतना ज्यादा MP नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट है संघनन या पदवृद्धि बहुलीकरण। क्या होता है संघनन या पदवृद्धि बहुलीकरण, मैं तुम लोगों को बताया था संघनन बहुलीकरण में क्या होता है, जब दो समान अथवा असमान अलग अलग क्रियात्मक समूह धारण करने वाले, ठीक है ना, कोई एकलक अणु है वो आपस में जुड़ता है, और कोई सरल अणु का क्या होता है, विलोपन होता है, क्या होता है, विलोपन होता है, तो उससे जो हमको बहुलक मिलता है उसको संघनन बहुलक बोलते हैं। उदाहरण याद करो, नायलॉन 6 नायलॉन 6 किससे बनता था, हेक्सामेथिल डाई एमीन था, उसका अभिक्रिया किसके साथ होता था, एडीपी के एसिड के साथ, किसके साथ, तब जाकर के हमारा बनता था क्या, नायलॉन 6 याद है कि नहीं, याद करो, ये कैसे था, CH3 कितना ठोक था, 4, अरे 6 था ना, हाँ अच्छा, अरे NH2 और ये NH2 ये था, प्लस उसका अभिक्रिया होता था किसके साथ, CH2 कितना था, 4, और ये COOH COOH ऐसा रहता था, तो इधर का OH और इधर का एक H माइनस होता था H2O, ऐसा होता था, यानी कि इधर का हमेशा एक H निकलता, तो यहाँ पास NH होगा ऐसा, और ये CH3 कितना 6, और इधर का NH, और ये C डबल बॉन्ड O, फिर इधर CH2 कितना 4, C डबल बॉन्ड O, ऐसे करके C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा आगे बढ़ते रहता था। इसका मान लो मैं N अणु ले लिया, इसका कितना है, N अणु ले लिया, तो इस हिसाब से NH2O निकलेगा और ये N अणु बनेगा। याद आया कि नहीं, तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास का 6 कार्बन और यहाँ पास का कितना 4 और ये 2 6, तो ये हो गया नायलॉन 6। क्लियर है कि नहीं, इस तरीके से बनता है। चूंकि यहाँ पास एक सरल अणु का क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है, क्या हो रहा है, विलोपन। क्लियर है ना, अब ऐसा और अभिक्रिया कराऊंगा फिर एक पद बढ़ेगा, फिर जोड़ूंगा तो जी, यानी कि हर बार जैसे जैसे जोड़ते जाऊंगा सरल अणु का क्या होते जाएगा, विलोपन होते जाएगा। देखो संघनन बहुलीकरण उसी को बोल रहे हैं, जब अभिकारक के दो अणुओं के पास केवल एक एक क्रियात्मक समूह होता है तो अभिक्रिया एक पद के बाद रुक जाता है। मान लो केवल एक तुम्हारा क्रियात्मक समूह है, एक ही ठोक है, ध्यान दो, लेकिन इसके पास कितने हैं, दो ठोक, ये यहाँ पास CH2 ये 2 ठोक क्रियात्मक समूह है, इधर भी कितने हैं, 2 क्रियात्मक समूह, तो बहुलीकरण का प्रक्रिया लगातार चलते जाएगा। क्लियर है ना। अब जैसे दोनों अभिकारक अणुओं के पास 2 या अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो संघनन का क्रम चलते रहता है। इसका कारण ये है कि अभिक्रिया के प्रत्येक उत्पाद में 2 या अधिक क्रियात्मक समूह विद्यमान रहते हैं। ऐसे अणु अन्य अभिकारकों से अभिक्रिया करके अधिक बड़े अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। यह अभिक्रिया अनेक पदों में क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, पद वृद्धि बहुलीकरण। जैसे इधर देखो, एक क्रियात्मक समूह, ये 2 क्रियात्मक समूह हो गया, इसके पास भी कितने हैं, 2, तो हमेशा ना कोई जुड़ते ही जाएगा ना, जुड़ते ही जाएगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो पद में क्या होते जाएगा, वृद्धि होते जाएगा। जैसे कि देखो, ये एक एकलक अणु है, दूसरा एकलक अणु है, दोनों का संघनन हुआ तो ये ऐसा बना। अब मान लो इसके पास एक क्रियात्मक समूह है तो ये कोई दूसरे के साथ जुड़ेगा, फिर संघनन होगा, फिर इसका एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, संघनन बहुलीकरण। क्या बोलते हैं, समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो इसी को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, पद वृद्धि बहुलीकरण या संघनन बहुलीकरण। ठीक है। तो अब
ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे अलग अलग प्रकार के बहुलकों के बारे में, जो हमारे लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा IMP।